फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एडवोकेट मोहम्मद वकास टोगर आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि हमने एक सीरियल चलाया हुआ है कि हम वन बाय वन अपने तमाम जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने तमाम जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड शेप में आप लोगों के पास अवेलेबल हो। जब भी जिस स्टूडेंट को ज़रूरत पड़े वो उन लेक्चर्स को उठाए और उसके मुताबिक अपनी तैयारी कर ले। हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ के मुताबिक इस सिलेबस का पैटर्न को फॉलो करते हैं और वही चीज़ें हैं जो तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होती हैं। मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं सोशियोलॉजी के हवाले से पढ़ा रहा हूँ। हमने एक सिलसिला का स्टार्ट किया था, कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज जो अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के हवाले से। सोशियोलॉजी का टॉपिक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो मैं टॉपिक लिखता हूँ, उसके बाद इस पर मज़ीद डिटेल बात करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। समाजी दर्जाबंदी क्या होती है और ये किस किस बेस पे की जाती है। मुख्तलिफ़ बुक्स में मुख्तलिफ़ राइटर्स ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम इसको कोशिश करते हैं थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ने की कि स्ट्रैटिफिकेशन होती क्या है और इसको करते किस बेस पे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, दर्जाबंदी किसको बोलते हैं। जैसा कि हमें पता है सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साइंस, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। जब हम सोसाइटी की बात करेंगे, हम माशरे की बात करेंगे, हम माशरे में रहने वाले लोगों की बात करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है जब हम माशरे में रहने वाले लोगों की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि वो जो लोग हैं उनको कितनी कैटेगराइज में चेंज कर दिया गया है, किस किस दर्जाबंदी में कर दिया गया है, उनकी दर्जाबंदी किस बेस पे की गई है और वो कितनी कैटेगराइज में उसको दर्जाबंदी उसकी की जाती है। तो ये हमारा टॉपिक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये मुकम्मल एक 20 नंबर का चैप्टर है, एक मुकम्मल ये टॉपिक है। स्ट्रैटिफिकेशन वो कहता है कि माशरे में हमने मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ ग्रुपों में डिवाइड कर दिया है और ये सोशियोलॉजी बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसने लोगों को उनकी स्टेटस की बेस पे, उनके काम की बेस पे, उनके क्लास की बेस पे, उनकी पार्टी की बेस पे, रिलीजन की बेस पे, कास्ट की बेस पे दर्जाबंदी की है। तो वो कहता है कि इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेते हैं। किसी में हम उसकी कास्ट को लेते हैं, किसी में हम उसके स्टेटस को लेते हैं, उसके रोल को लेते हैं, उसकी माशरे में जो हेल्थ है मतलब कि उसकी वेल्थ जो है उसके मतलब उसकी दर्जाबंदी उसकी कर दी जाती है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की अगर डेफिनेशन लिखें तो इसमें उसने 2-3 चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। वो चीज़ें वो क्या कहता है, वो कहता है डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस क्या है, इस पॉइंट में वो कहता है कि माशरे में रहने वाले लोग मुख्तलिफ होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक ही इदारे में, एक ही इंस्टीट्यूट में, एक ही बैंक में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग मौजूद होते हैं, उनका मुख्तलिफ स्टेटस होता है। कोई वहाँ पे मैनेजर है, उस इदारे में कोई गार्ड है जो बाहर गेट पे खड़ा हुआ है, उस इदारे में कोई अटेंडेंट है, उस इदारे में कोई और किसी रैंक का बंदा है। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ स्टेटस पाए जाते हैं, उस बेस पे माशरे की दर्जाबंदी की जाती है। उसको हम कहते हैं हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। दूसरे में कहता है हम सोसाइटी में डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न माशरे में रहने वाले मुख्तलिफ़ लोगों की डिवीज़न किस बेस पे, उनके स्टेटस की बेस पे, उनकी इकानमी की बेस पे, उनकी क्लास की बेस पे, उनकी कास्ट की बेस पे, उनके पार्टी सिस्टम की बेस पे और उनके रिलीजन की बेस पे। वो कहता है कि ये काम हम किस में करते हैं, हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में ये काम करते हैं। इसको वो कहता है कि हम एक्सप्लेन में बता देते हैं कि इसमें हम करते क्या है, मुख्तलिफ़ लोगों को डिवाइड कर देते हैं। अब वो कहता है कि जो हम इसकी डिवीज़न करते हैं, जो हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ये करते किस बेस पे हैं, इसके एलिमेंट्स कौन से हैं और इसके डायमेंशन मुख्तलिफ़ फैक्टर कौन कौन से हैं जो इसको फैक्टर करते हैं और हम उसकी बेस पे इसकी कैटेगराइज बनाते हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं, वो कौन से पॉइंट बताए गए हैं। एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, वो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी बेस पे हम सोशियोलॉजी में मुख्तलिफ़ सोसाइटी में रहने वाले लोगों की स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं, उन लोगों की कैटेगराइज करते हैं, दर्जाबंदी करते हैं। तो नंबर 1 पे सबसे पहले जो उसने बताया, उसने बोला है क्लास। नंबर फर्स्ट है क्लास। इस पॉइंट में बयान किया जाता है कि क्लास की बेस पे सोसाइटी को डिवाइड कर दिया जाता है। हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं। अब क्लास क्या है, उसने कहा है कि हम माशरे में रहने वाले लोगों को उनकी दौलत की बेस पे, उनकी
इकानमी की बेस पे, उनकी अर्निंग की बेस पे, उनके लाइफ स्टाइल की बेस पे हम उसकी पार्टीशन कर देते हैं। मेन जो है इसमें 3 किस्म की क्लासेस पाई जाती है हमारी सोसाइटी में। नंबर फर्स्ट पे है अपर क्लास, नंबर 2 है मिडिल क्लास और नंबर 3 पे है लोअर क्लास। मेन वो कहता है किसी भी सोसाइटी में रहने वाले लोगों की दर्जाबंदी हम जो करते हैं, हम उनकी दर्जाबंदी मुख्तलिफ़ क्लासेस की बेस पे कर देते हैं। अपर क्लास में वो लोग आते हैं जो हमारे वीआईपी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो फैक्ट्री मिल मालिकान हैं और वो बड़े लेवल के बड़े तबके के लोग हैं। मिडिल क्लास मोस्टली जो हमारा कंट्री है, मोस्टली जो हमारा एरिया है, इसमें मिडिल क्लास लोग मौजूद हैं। अब मिडिल क्लास में भी मुख्तलिफ लिमिट्स आ जाती है। इसमें अपर मिडिल क्लास आ जाती है, इसमें लोअर मिडिल क्लास आ जाती है, इसकी फर्दर डिवीज़न हो जाती है अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। अब ये दोनों क्या चीज़ है, वो कहता है कि मिडिल क्लास में भी दर्जाबंदी की जाती है आगे कि अपर मिडिल क्लास में वो लोग हैं जो अपर क्लास से कम अमीर हैं लेकिन वो मिडिल क्लास से थोड़े से अच्छे हैं, उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अच्छा है, उनका लिविंग स्टाइल थोड़ा सा अच्छा है, उनके बच्चे ज़रा अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। और जो लोअर मिडिल क्लास है वो कहता है कि वो लोअर क्लास से तो ऊपर है लेकिन वो मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे है। इन लोगों के घर वो कहता है कि तकरीबन कह लें कि हैंड टू माउथ गुजारा होता है, मुश्किल से सिस्टम चलता है, बच्चे नॉर्मल स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, इनका लाइफ स्टाइल भी दरमियाना सा होता है और ये सफ़ेद पोश लोग होते हैं। वो कहता है कि इसकी डिवीज़न हो गया। अब नीचे आती है लोअर क्लास। अब उसने लोअर क्लास को लेबर क्लास का नाम भी दिया है, यानी कि हमारी सोसाइटी में उसने कहा है जो तीसरी क्लास है वो क्लास है लेबर क्लास, जो मजदूर तबका है, जो मिलों में फैक्ट्रियों में काम करते हैं या किसी भट्टे पे काम करते हैं, या वो लेबर है या वो मेसन है या कोई दिहाड़ीदार बंदा है जिसको डेली वेजेस पे पैसे मिल रहे हैं, उसको उसने कहा है कि लोअर क्लासेस है। इसकी कैटेगरी वो कहता है कि इसके लाइफ स्टाइल के वाले से की है। इनके बच्चे वो कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूलों में नहीं एजुकेशन हासिल करते, मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होते हैं। इनका लाइफ स्टाइल जो है वो कहता है कि बड़ा सिंपल सा, बड़ा सादा सा होता है और ये 2 टाइम का खाना खा के गुजर बसर करते हैं। तो इस बेस पे कहता है सोसाइटी को हम मुख्तलिफ डिवाइड कर देते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बना देते हैं कि अपर क्लास है मतलब कि हमारी जो सोसाइटी के अमीर लोग हैं, फैक्ट्री मालिकान है, कोई वज़ीर मशीर है, कोई किसी और बड़े स्टेटस पे है, कोई कमिश्नर है या कुछ और है। मिडिल क्लास में मोस्टली जॉब होल्डर लोग आ जाते हैं या छोटे कारोबारी लोग आ जाते हैं। और लोअर क्लास में लेबर क्लास है, इसको वर्किंग क्लास भी बोलते हैं। लेबर क्लास लिख लें, लोअर क्लास लिख लें, वर्किंग क्लास लिख लें, एक ही बात है। हमने ये तो बता दिया है कि हमने सोसाइटी को, माशरे को 3 क्लासेस में तब्दील कर दिया है, अपर में, मिडिल में और लोअर में। हमने ये नहीं बात की कि हम इसकी डिवीज़न जो कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं। तो वो कहता है कि इसमें 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 पे आता है वेल्थ और नंबर 2 पे आता है इनकम। अब वेल्थ क्या है, यानी कि वो बात कर रहा है कि सोसाइटी में ये जो हमने 3 क्लासेस बनाई हैं इसकी बेस हमने ये बना दी है, बेस ऑफ क्लास डिवीज़न, ये इसकी हमने बेस बना दी। नंबर 1 वेल्थ और नंबर 2 इनकम। अब वेल्थ क्या है, वेल्थ वो कहता है दौलत आपकी, इसमें आपका जेवर, किसी भी किस्म का जेवर है, आपके पास किसी भी किस्म का प्लाट है, आपके पास किसी भी किस्म की एग्रीकल्चर लैंड है, या आपके पास कोई और सरमाया, कोई बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, आपके पास कोई एसेट्स हैं, कोई कीमती एसेट है, वो तमाम चीज़ें वो कहता है कि आपकी वेल्थ में आ जाता है। वो कहता है सोसाइटी में रहने वाले लोगों की वेल्थ की बेस पे हम कहते हैं कि ये अपर क्लास से तो अलग लगता है, ये मिडिल क्लास से है, ये लोअर क्लास से है। दूसरे नंबर पर वो कहता है इनकम, कि आपके पास जो एसेट्स हैं, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, उससे इनकम कितनी आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सोसाइटी में कि उनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा नहीं होती, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनके पास उनके आबाओ अजदाद से उनको करोड़ों की ज़मीन मिले या विरासत में बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाए। वो क्या करते हैं, वो लोग खुद से अर्निंग करते हैं। कोई स्टेटस है, स्टेटस की बेस पे जैसे हम कह सकते हैं कोई डॉक्टर है, कमिश्नर है, कोई किसी और बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है, कोई 20वें स्केल में है, कोई 21 में है, कोई 22 में है, तो उसकी अर्निंग अच्छी है तो हम कहेंगे वो बंदा भी आ जाएगा हमारी अपर क्लास में। तो वो कहता है कि इनकम की बेस पे और वेल्थ की बेस पे हम क्लासेस की डिवीज़न करते हैं, और डिवीज़न के इसके 3 पार्ट्स हैं, अपर, मिडिल और लोअर। ये इसका पहला एलिमेंट था जिसकी बेस पे हमने क्लास को डिस्ट्रीब्यूट किया मुख्तलिफ ग्रुप में। अब इसका अगला एलिमेंट पढ़ते हैं, वो कौन सा एलिमेंट है। सेकंड पे स्टेटस रुतबा। इस पॉइंट में वो कहता है कि हम स्टेटस की बेस पे सोसाइटी की दर्जाबंदी करते हैं। किस तरह करते हैं, वो कहता है कि हमारे माशरे में मुख्तलिफ स्टेटस होते हैं
कुछ स्टेटस ऐसे होते हैं जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, डिफाइन स्टेटस एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेटस। तो वो जो टॉपिक है वो इसी वाले से सारा टॉपिक है। हमने वो टॉपिक सारा इधर पुट नहीं करना, हमने उसमें से चंद एक इम्पोर्टेंट चीज़ें इधर पुट करनी है, क्योंकि हमने इसके साथ और भी चीज़ें ऐड करनी है, हम इसको बहुत लेंथी नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट में वो कहता है कि हमने सोसाइटी को मुख्तलिफ स्टेटस की बुनियाद पर दर्जाबंदी कर दी गई है। अब वो कहता है स्टेटस की काइंड कितनी हमने पढ़ी थी, वो कहता है स्टेटस की 2 काइंड थी। हमने 2 काइंड्स कौन सी पढ़ी थी, एक था एस्क्राइब्ड स्टेटस, 2 टाइप्स ऑफ स्टेटस, नंबर 1 एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड या अर्नड। कहता है कि हमने सोसाइटी को इस बेस पे भी डिवीजन कर दी है। एस्क्राइब्ड स्टेटस ऐसा स्टेटस जो आपकी पैदाइश के साथ मंसूब हो जाता है। जैसे बच्चे की पैदाइश होती है, वो बच्चा मेल है, वो बच्चा फीमेल है, उसके साथ कुछ चीज़ें वो कहता है आपकी मंसूब हो जाती हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें मंसूब होती हैं, नंबर 1 पे हम कह सकते हैं उसका सेक्स, कि वो मेल है या वो फीमेल है। हम कह सकते हैं उसकी कास्ट, कि उसके जो पेरेंट्स की कास्ट है वही उस बच्चे की कास्ट होगी। हम इसमें तीसरी चीज़ काउंट कर सकते हैं उसका रिलीजन, उसका मज़हब, जो उसके पेरेंट्स मज़हब इख्तियार करेंगे वही मज़हब उस बच्चे का होगा। इसके अलावा हम उसमें एजुकेशन वगैरह या कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। वो कहता है कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको आपकी पैदाइश के साथ मिल जाती हैं, इसमें इंसान का खुद से कोई किरदार नहीं। बच्चा एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो गया है तो उसमें उसका कोई किरदार नहीं है। बच्चा एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ है तो वो कहता है कि ज़ाहिर सी बात है उसके पेरेंट मुस्लिम हैं, जो मज़हब उनका होगा वही मज़हब वो क्या करेगा। जिस बरादरी से, जिस कास्ट से उसके पेरेंट्स का, वही कास्ट, वही बरादरी, वही ज़ात उसकी होगी। रिलीजन है उसका, वो मेल है, वो फीमेल है, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। वो कहता है कि इस बेस पे सोसाइटी की डिवीज़न हो जाती है। नंबर 2 पे हमने कहा है अचीव अर्नड स्टेटस, इस बेस पे कहते हैं सोसाइटी की डिवीज़न हो जाती है। अब ये डिवीज़न कैसे होती है, वो कहता है कि ये वो स्टेटस है जो एक इंसान खुद से अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से हासिल करता है। जैसे एक बच्चा वो स्टडी करता है, वो एजुकेशन हासिल करता है, वो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के या अच्छी तलीम हासिल करके वो डॉक्टर बन जाता है, वो एक स्टेटस हासिल कर लेता है, वो एडवोकेट बन जाता है, वो एक स्टेटस हासिल कर लेता है, वो इंजीनियर है, वो किसी और कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, डायरेक्टर है, डीन है, वीसी है, कोई भी ऐसी सीट वो खुद से कोशिश करके मेहनत स्टडी करके, तो हम स्टेटस या ये हमारा आता है इसमें स्टेटस की बुनियाद पे क्लासेस की डिवीजन का। दूसरा, एजुकेशन के अलावा इसमें हमने कुछ और पढ़ी थी, हमने इनकम पढ़ी थी, इसके अलावा को पॉइंट, ये 2 मेन चीज़ें हैं जिसकी बेस पे हमने कहा था कि जो अचीव स्टेटस है वो हासिल करता है। इंसान खुद से मेहनत से, कोशिश से किसी स्टेटस पे, किसी रुतबे पे पहुंच जाता है तो हम उसको कहते हैं हमारा अचीव्ड स्टेटस। और इसके अलावा इसमें उसने लिखा है क्लास स्टेटस, नंबर 3 पे क्लास स्टेटस। अब हमने ऑलरेडी क्लास के बारे में डिस्कस किया था कि 3 किस्म की क्लासेस होती हैं। हमने कहा था अपर क्लास है, लोअर क्लास है और मिडिल क्लास है। तो इसमें कहता है कि क्लास की बेस पे हम इसकी डिवीजन कर देते हैं, हम इसकी कैटेगराइज कर देते हैं। कैसे? वो कहता है कि इसमें 2 किस्म के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो ओनर हैं और एक वो लोग हैं जो वहाँ पे वर्कर हैं। तो यानी कि उसने कहा है कि क्लास की डिवीज़न 2 बेस पे ही हो सकती है, या तो एक फैक्ट्री है उसमें मालक है या वहाँ पे एम्प्लॉय है, यानी कि नंबर 1 ओनर और नंबर 2 एम्प्लॉय। उसने कहा है कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों को 2 ही कैटेगरीज में चेंज किया जा सकता है, या तो वो फैक्ट्री का ओनर है या किसी कंपनी का ओनर है या वहाँ पे एम्प्लॉय है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो कुछ भी है। अगर वो सैलरी ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे एम्प्लॉय है कंपनी का। तो उसने कहा है जो क्लास स्टेटस है इसकी डिवीज़न 2 तरह से हो सकती है, ओनर या एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय को उसने एम्प्लॉय का नाम भी दिया है, उसने वर्कर का नाम भी दिया है, वर्कर वहाँ पे काम करने वाला बंदा, चाहे वो मैनेजर है चाहे वो डायरेक्टर है, तो ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ पे फैक्ट्री में काम ही कर रहा है, अपनी सैलरी ले रहा है, और ये बंदा हुआ है ओनर है, ये बंदा प्रॉफिट में से हिस्सा ले रहा है। तो उसने कहा कि इस बेस पे सोसाइटी की दर्जाबंदी हो जाती है और हम अपना टॉपिक इसी वाले से स्टडी करते हैं। आगे नेक्स्ट इसका स्टेटस के बाद जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा एलिमेंट है वो डिस्कस करते हैं। वो कौन सा एलिमेंट है? वो लिखा हुआ है पार्टी। थर्ड एलिमेंट हमारा वो कहता है कि पार्टी की बेस पे हमने सोसाइटी में तकसीम कर दिया गया है। हम देखते हैं हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री में, हमारे सूबे में मुख्तलिफ़ पार्टीज़ जो हैं जो बसर इक़्तिदार हैं। इस टाइम मौजूदा अगर देखें
तो हमारी जो फेडरल में गवर्नमेंट है वो PMLN की है, हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो सूबाई सतह पर उसका तल्लुक किसी और पार्टी से है। हमारे जो दूसरे कुछ लीडर हैं कुछ और हमारे सूबा हैं, जैसे सूबा सिंध है वहाँ पे पीपल पार्टी है, पाकिस्तान पीपल पार्टी। बलूचिस्तान में चले जाएँ तो वो वहाँ पर बलोच नेशनल पार्टी है। KP में चले जाएँ तो वहाँ पर PTI की हुकूमत है। इस तरह मुख्तलिफ पार्टी की बेस पे होता है। जब हम डिवीज़न कर देते हैं तो उस डिवीज़न को हम कहते हैं पार्टी की डिवीज़न ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट पार्टीज़, यानी कि सोसाइटी की डिवीज़न ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट पार्टीज़। अब इसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ मौजूदा टाइम पे जो पार्टीज़ हैं, जैसे PML पाकिस्तान पीपल पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q जिसको कायद बोलते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और इसमें बेशुमार बलोच नेशनल पार्टी, छोटी छोटी बहुत सारी पार्टीज इसमें शामिल हैं। वो कहता है कि जब पार्टी की बेस पे हम सोसाइटी की कैटेगरी करते हैं कि ये अगर वज़ीर है, ये मशीर है, इसका तल्लुक किस पार्टी से है, तो हम कहते हैं हमने माशरे की दर्जाबंदी उस बेस पे कर दी गई है। अब क्या है कि मेन जो पार्टीज़ हैं वो 2 से 3 ऐसी पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, PMLN वफाक में बैठी हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो KPK में भी है, और यहाँ पे पंजाब में CM के हवाले से भी उन्हीं की सपोर्ट को हासिल है। तो वो कहता है कि इस बेस पे हम माशरे की सोसाइटी की डिवीज़न करें तो इसको कहेंगे कि पार्टी की बेस पर दर्जाबंदी कर दी गई है। आगे हमारा अगला हेड है ऑक्यूपेशन, पेशा शोबा। चौथा एलिमेंट होगा ऑक्यूपेशन शोबा। इस पॉइंट में वो कहता है कि सोसाइटी को हमने मुख्तलिफ़ शोबे की बुनियाद पे, मुख्तलिफ़ काम की बुनियाद पे, मुख्तलिफ़ टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे, मुख्तलिफ़ स्किल्स की बुनियाद पे डिवीज़न कर दी है। उस डिवीज़न को वो कहता है कि हमने नाम दिया है ऑक्यूपेशन का। अब वो कहता है कि ऑक्यूपेशन में क्या है। ऑक्यूपेशन में वो कहता है कि कुछ पेशे ऐसे होते हैं जो हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। आप किसी बड़ी सीट पर किसी बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए, आपको फौरी तौर पर फैसला चाहिए, आपका माइंड लेवल उस लेवल का होना चाहिए कि आप वो काम कर सकें। तो वो कहता है वो स्किल की बेस पे उसकी डिवीज़न हम करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये बहुत अच्छा पेशा है, ये बहुत ऊंचे दर्जे का पेशा है। कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आम से नॉर्मल सी स्किल के साथ एक वो बंदा काम कर लेता है, तो उसको हम लोअर में लिखेंगे कि कोई भी आम बंदा ये काम कर सकता है। तो वो कहता है कि इस बेस पे जब हम इसकी डिवीज़न करेंगे तो उसको कहते हैं ऑक्यूपेशन। इसमें लिखा हुआ है हाई एंड लो क्लास प्रोफेशंस। एक पॉइंट उसने लिखा है हाई एंड लो क्लास प्रोफेशन। अब इसमें उसने इस पॉइंट में हमने बात इसकी ऑलरेडी कर ली है कि सोसाइटी को, माशरे को ऑक्यूपेशन की बेस पे वो उसकी दर्जाबंदी करता है। उसमें कुछ पेशे ऐसे हैं जिसको हम हाई क्लास प्रोफेशन बोलते हैं, वो स्टैंडर्ड के पेशे हैं, हाई स्टैंडर्ड के पेशे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर हैं, उसमें बंदे की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। हायर एजुकेशन वाले लोग उस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ उसने कहा कि लोअर क्लास प्रोफेशन है जिसमें थोड़ी सी स्किल के साथ वो बंदा काम कर लेता है। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल भी स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंसान वो हाथ से काम करता है, वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, वो काम उसको करना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहता है कि इस बेस पे हम सोसाइटी की कैटेगरी कर देते हैं कि ये हाई क्लास प्रोफेशन है या ये लोअर क्लास प्रोफेशन है। दूसरा इसने बोला है कि हम इसकी जो दर्जाबंदी करते हैं उसने वर्ड लिखा है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमारा टॉपिक भी यही है, ऊपर जो हमने मेंशन किया हुआ है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें भी उसने लिखा है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन समाजी दर्जाबंदी में लिखा है कि हम ऑक्यूपेशन की बेस पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं। और इसकी उसने लिखी हैं 3 क्लासेस, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। इसमें फिर से उसने स्ट्रैटिफिकेशन में 3 क्लासेस मेंशन कर दी है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अब वही बात फिर से कि अपर क्लास में कौन आता है। अपर क्लास में वही हमने जैसे पहले बोला है इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट या मिल ओनर, ये वो बंदे हैं जिनको हम कहेंगे कि इन लोगों का तल्लुक है अपर क्लास के साथ। ये वो बंदे हैं जो मिल मालिकन हैं, ये वो बंदे हैं जो खुद से मिलें बनाते हैं, वहाँ पर लोगों को हायर करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी मिडिल क्लास। अब वो कहता है कि मिडिल क्लास में
मुख्तलिफ स्किल्ड प्रोफेशन लोग, क्योंकि हम इसकी प्रोफेशन की बेस पे या ऑक्यूपेशन की बेस पे इसके डिवीज़न पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्किल्ड एंड हाईली प्रोफेशनड पीपल। वो लोग जो स्किल्ड भी हैं, उनके पास आईटी स्किल है, किसी और काम की स्किल है, वो अच्छे तरीके से वो काम करना जानते हैं और वो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं। वो लोग भी वो कहता है कि हमने उसकी मिडिल क्लास ऑक्यूपेशन के हवाले से दर्जाबंदी की हुई है कि इसमें वो लोग आएंगे जिनका गुजर बसर अच्छा हो रहा है, वो लोग अच्छी सैलरी ले रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं वो दरमियाने अच्छे तकरीबन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो हम उसकी ऑक्यूपेशन की बेस पे ये दर्जाबंदी करेंगे। तीसरा वो कहता है लोअर क्लास। तो लोअर क्लास को हमने वर्किंग क्लास का नाम भी दिया था, हमने इसको लेबर क्लास का भी नाम दिया था। अब वो कहता है इसमें कौन से लोग हैं, तो इसमें वो कहता है वो लोग हैं जिनके पास स्किल नहीं है, वो लोग जो विदाउट स्किल अनस्किल्ड पर्सन है, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ पे किसी किस्म की स्किल की ज़रूरत नहीं है, एक मजदूर है, एक वो काम कर रहा है, तो वो क्या करता है, उसका सिस्टम चलता है, उसका सिस्टम रन होता है, वो जाके मजदूरी अडॉप्ट करता है, वो किसी भी फैक्ट्री में जाकर काम करना स्टार्ट कर देता है। कह सकते हैं वो बंदा लोअर क्लास से तलक रखता है, वो बंदा वर्किंग क्लास से तलक रखता है, या वो बंदा लेबर क्लास से तलक रखता है। तो ये एक ही चीज़ है, तीनों को एक ही पॉइंट के साथ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो हम इसका लिख सकते हैं अनस्किल्ड पर्सन। वो लोग जिनको बिल्कुल स्किल नहीं आती, वो लोग इस दर्जाबंदी में आती है, और उसको हम कहेंगे ऑक्यूपेशन के हवाले से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की सबसे निचले दर्जे पे आता है, और हम उसको कहेंगे वो बंदा वर्किंग क्लास से, लोअर क्लास से या लेबर क्लास से बिलोंग करता है। ये पॉइंट थे हमारे ऑक्यूपेशन के हवाले से। अब इसका अगला हेड पढ़ते हैं कि इसका पांचवा एलिमेंट कौन सा है जो सोसाइटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन, तालीम। एजुकेशन एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा फैक्टर है एक, जिसकी बेस पे हमने सोसाइटी को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है। एक मोहल्ले में किसी भी एरिए में वहाँ पे डॉक्टर रहता है, वहाँ पे कोई इंजीनियर है, वहाँ पे कोई लॉयर है, वहाँ पे कोई कमिश्नर है, कोई डायरेक्टर है, कोई डीन है, वीसी है, किसी भी बड़ी पोस्ट का बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है जिसने हायर एजुकेशन, बड़ी अच्छी एजुकेशन हासिल की है, तो हम उसको कहेंगे कि हम उसकी डिवीज़न, उसकी कैटेगरी उसकी एजुकेशन की बेस पे की है। उसका स्टेटस और उसी एरिया में रहने वाले किसी वर्किंग बंदे का स्टेटस जो अनस्किल्ड पर्सन है, जिसके पास स्किल नहीं है, वो मेहनत मजदूरी कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक वो काम कर रहा है, के और दोनों के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो वो कहता है कि एजुकेशन की बेस पे हम डिवीज़न करते हैं, उस डिवीज़न को हम कहते हैं, हमारी वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में आती है कि हम तलीम की बेस पे उसकी डिवीज़न करते हैं। तलीम बताती है कि उस बंदे का स्टेटस क्या है, और स्टेटस की बेस पे हम असाइन करते हैं रोल कि उस बंदे का रोल क्या है। जैसे एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर इसका स्टेटस है और इसका रोल क्या है, मेडिकल प्रैक्टिस। एक लॉयर है, लॉयर इसका स्टेटस है और उसका रोल क्या है, लीगल प्रैक्टिस। टीचर है, टीचर उसका स्टेटस है और उसका रोल क्या है, स्टडीड टीच, ये उसका रोल है। वो कहता है कि एजुकेशन की बेस पे मुख्तलिफ स्टेटस बनाए गए हैं लोगों के, और मुख्तलिफ स्टेटस की बेस पे हमने दर्जाबंदी बनाई हुई है उनके रोल की। जो उस बंदे का स्टेटस है, उस स्टेटस के मुताबिक हमने सोसाइटी में उसको काम दिए हुए हैं, उसने वही काम करने हैं। अगर किसी सोसाइटी में एक बंदा है वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर से हम लीगल प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, हम डॉक्टर से मेडिकल की प्रैक्टिस ही करवाएंगे। वो मेडिकल का काम ही करेगा, वो मरीज़ों की बीमारियां डायग्नोज करेगा, उनका ट्रीटमेंट करेगा और उसकी एहतियाती तदाबीर बताएगा, उसकी मेडिसिन उसको बताएगा और उसका इलाज करेगा। जो वकील है
वो वकालत का काम करेगा, वो लीगल प्रैक्टिस करेगा, लोगों को मुख्तलिफ कानूनी मशवरे देगा, वो दूसरे मामला को सुलझाने की कोशिश करेगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा और कोर्ट के अंदर जो मामला है उनको डील करेगा। अगर सोसाइटी में वहाँ पे कोई जज मौजूद है, कोई वहाँ पे बैरिस्टर मौजूद है, तो वो अपना काम करेगा जो उस हवाले से उसको दिए हुए हैं। टीचर है तो वो पढ़ाएगा, वो जाकर लोगों का मेडिकली प्रैक्टिस करनी स्टार्ट नहीं करेगा। तो वो कहता है सोसाइटी में एजुकेशन की बेस पे हमने मुख्तलिफ दर्जाबंदी की हुई है, एजुकेशन की बेस पे हम मुख्तलिफ स्टेटस देते हैं और उन स्टेटस की बुनियाद पे हम मुख्तलिफ रोल देते हैं और वो तमाम लोग उस स्टेटस में रहते हुए अपना अपना रोल अदा करते हैं। ये इसका 5वां एलिमेंट है। आगे इसका अगला एलिमेंट डिस्कस करते हैं। छठा और लास्ट हमारा एलिमेंट है कास्ट, बरादरी। 6 कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, क्योंकि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा लोगों में ये चीज़ सलाहियत कर चुकी है। पहली बात क्या होती है कि उसकी कास्ट क्या है, उसकी ज़ात क्या है। वो कहता है कि ये ऐसा एलिमेंट है, ऐसा फैक्टर है कि हम इसे ना रिजेक्ट कर सकते हैं और ना हम इसको पीछे फेंक सकते हैं कि हम इसके बगैर। जब भी सोसाइटी की बात करेंगे, जब भी माशरे की बात करेंगे, माशरे में रहने वाले लोगों की बात करेंगे, तो वहाँ पे कास्ट लाजमी आती है। सोसाइटी में कहता है मुख्तलिफ़ किस्म की कास्ट होती है, किसी का तल्लुक़ किसी कास्ट से है, किसी का तल्लुक़ किसी कास्ट से है। हमने इसकी क्या किया, कैटेगराइज बना दी है कि उसकी बरादरी की बेस पे उसकी डिवीज़न कर दिया कि वो बंदा किस ज़ात से, किस कास्ट से तल्लुक़ रखता है। अगर मुख्तलिफ़ देखें तो मुख्तलिफ़ बरादरियों ने अपनी अपनी सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, अपनी अपनी कास्ट की बेस पे उन्होंने मुख्तलिफ़ बनाई हुई हैं। वो तंजीमें मिलकर क्या करती हैं, बरादरी के लिए, अपनी कास्ट के लिए काम करती हैं। किसी भी चीज़ को देख लें, किसी भी एक कास्ट को देख लें, कोई जट है, कोई डोगर है, कोई राना, गुज्जर है, अराई है, कुछ भी है, तो वो कहता है कि मुख्तलिफ़ कास्ट है और ये कास्ट वो है जो हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में मौजूद है और इस बेस पे हमने इसकी डिवीज़न कर दी हुई है सोसाइटी की। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो स्ट्रैटिफिकेशन के वाले से है कि माशरे की दर्जाबंदी किस किस बेस पे की जा सकती है। तो उसकी बेस पे पहले नंबर पे हमने बताया है क्लास की बेस पे। क्लास में हमने 3 चीज़ों का जिक्र किया है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। आगे हमने स्टेटस का जिक्र किया है, स्टेटस की टाइप्स कौन सी हैं, स्क्राइब स्टेटस बताया है और अर्नड स्टेटस बताया है। हमने पार्टी की बात की है, पार्टी सिस्टम चल रहा है, जो जो इम्पोर्टेंट पार्टीज़ हैं उनका बता दिया है। ऑक्यूपेशन वो प्रोफेशन की बेस पे कहता है, प्रोफेशन मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। कुछ उसने कहा है कि वो स्किल्ड पर्सन करते हैं, सिर्फ वही पर्सन उसको काम को कर सकता है। कुछ उसने कहा ऐसे प्रोफेशन है जो अनस्किल्ड बंदा भी कर सकता है, उसके पास कोई भी स्किल नहीं है तो वो दिहाड़ी अपनी कहीं पे जाके भी वो डेली बेसिस पे काम कर सकता है। आगे तलीम की बेस पे, तलीम की बेस और मुख्तलिफ़ स्टेटस की डिवीज़न हमने कर दी है। कास्ट बरादरी सिस्टम, बरादरी सिस्टम वो कहता है हमने सोसाइटी को, मुख्तलिफ़ माशरे को मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तब्दील कर दी है। ये हमारा टॉपिक था आज का कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है और किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माशरे में उस सोसाइटी को किस किस बेस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, उसकी दर्जाबंदी कितनी किस्म की हो सकती है, वो चीज़ें हमने इधर डिस्कस कर दी हैं। इंशाल्लाह किसी और क्लास में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन आप हो तो वो पूछ सकते। पार्टी सिस्टम में हमने बात की है कि माशरे को मुख्तलिफ पार्टीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, मुख्तलिफ पार्टीज़ की कैटेगरी बना दी गई है। किसी बंदे का तल्लुक़ किसी पार्टी से है, हम कहते हैं हमारे सामने नाम आता है नवाज शरीफ, हमारे सामने नाम आता है इमरान, हमारे सामने नाम आता है बिलावल भुट्टो, जरदारी, मौलाना नहीं यार नाम नहीं गाएंगे। अच्छा, आपके सामने ये वो लोग हैं जो हमारी सोसाइटी के फेमस तरीन बंदे हैं,
मैंने कुछ इनको जो बड़ी बड़ी पार्टी है उनके नाम लिखे हैं। ये एक ही है, ठीक है, एक ही पार्टी है। तो हमारे सामने आता है नाम सबसे पहले नवाज शरीफ। तो हम कहते हैं इसका तल्लुक किस पार्टी से है, तो ये फाउंडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ठीक है। एक बंदा मिस हो गया, केड़ा बंदा? या 40,000 केड़ा तहरीक कोई का नाम है मौलाना साद अली, लिख देते हैं भाई हमारे। ये वो लोग हैं जो हमारे सामने, जिनको सियासत का पता है, जो न्यूज़ सुनते हैं, और जो भी एडवोकेट है, आप लोग तमाम एडवोकेट बनने जा रहे हैं अगले कुछ साल में। आप लोग बाकायदा यूनिफॉर्म में, कुछ तो अभी भी मौजूद हैं, होते हैं वहाँ पर अक्सर मिलते हैं, पूरी पापा यूनिफॉर्म में ब्लैक टाई से हर चीज़ लगाई होती है, उनसे मुलाकात भी होती है। तो जो बंदा इस फील्ड से रिलेटेड है उसको न्यूज़ से लाजमी इन होना चाहिए, उसको अवेयर होना चाहिए कि हमारे मुल्क में चल क्या रहा है, उसको इम्पोर्टेंट केसेस का पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो भी फेमस इस टाइम केस चल रहे हैं किस नोयत के चल रहे हैं, उसको पता हो कि किस इलाके में किसकी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट में क्या चल रहा है। वो चीज़ें जो न्यूज़ में आम है वो चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो क्लास से अक्सर लोग क्वेश्चन करते रहते हैं मुख्तलिफ किस्म के। और जब आप किसी को बताते हैं कि मैं लॉ की फील्ड में हूँ, या मैं लॉ कर रहा हूँ, या मैं लॉ कर रही हूँ, तो अल्लाह कोई ना कोई आपसे वो सवाल लाजमी पूछता है, और वो सवाल ऐसे होते हैं जो आम कॉमन जनरल होते हैं, उन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। इनमें से जब भी कोई नाम सामने आता है तो हमें फौरी तौर पर पता चल जाता है कि ये बंदा इस पार्टी से तल्लुक़ रखता है, इस बंदे की इस पार्टी से उसकी क्या कहते हैं उसको, उस पार्टी के साथ वो जुड़ा हुआ है, और इसी पार्टी के साथ उसके तल्लुकात है, उसके रिलेशनशिप है। क्योंकि ये वो नाम है जो फेमस हैं, ये वो बंदे हैं जिन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी है। आज से 22-23 साल पहले इमरान खान ने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी है, परवेज़ लाइक इनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौन सी है? तो नहीं है, क्यू है, मुस्लिम लीग कायदी है ना, कायदे आज़म। ये कौन सी है? PMN, PTI, पाकिस्तान पीपल पार्टी, JUI, TI। ये वो जमातें हैं जो हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी जमातें हैं, और इनके बंदे हुक्मरान जमातों में मौजूद है, हुक्मरान सीटों पे बैठे हुए हैं। कुछ वो लोग हैं जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, और एक आप भूल गए MPN, क्या नाम था उसका? अल्ताफ हुसैन। वो मामला चल रहे हैं कुछ ऐसे है, पार्टी तो है पार्टी है, कराची में MPN के लोग मौजूद हैं, वहाँ पे वो लोग बैठे हैं, और वो सारा सिस्टम का चल रहा है। पंजाब में नहीं है इसका कंसेप्ट MPN का, लेकिन कराची में मौजूद है। कल न्यूज़ में आ रहा था कि 6 साल पहले वहाँ से MQM का एक कारकुन अगवा हुआ था, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा। 6 साल पहले उसकी एज थी उस टाइम 44 ईयर, 44 साल, और कल उसकी डेड बॉडी मिली, तशद्दुद ज़दा लाश उसकी मिली है। 6 साल उन्होंने उसको गायब रखा है, पता नहीं किस बेसमेंट में या किधर उसको उन्होंने छुपाए रखा है, उसमें तशद्दुद करते रहे हैं 6 साल। उसकी 6 साल पहले रिपोर्ट हुई थी कि अगवा हो गए हैं, हमें मिल नहीं रहे, उसके घर वालों ने रिपोर्ट लिखवाई थी। अब 6 साल के बाद कल उनकी डेड बॉडी मिली है, तो वो इस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है, हमें सेफ्टी चाहिए, तब कुछ चाहिए। ये भी वो जमात है, कराची की तरफ जाएँ तो MQM बाकायदा एक वहाँ पे इत्तेहादी जमात है, ये हुकूमत की इत्तेहादियाँ, वहाँ पे अपोजिशन में जो लोग बैठे हुए हैं। अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों में फ़र्क क्या होता है? अपोजिशन में कौन जमात होती है? इसमें अपोजिशन में कौन सी जमात है इस टाइम? जो MPN जीत जाए और दूसरी पार्टी के हों वो अपोजिशन में आप बैठते हैं, ठीक है, और उनका जो मामला होते हैं उनको एग्री एंड डिसएग्री पे करते हैं। ठीक है। इस टाइम फेडरल में कौन है? नवाज शरीफ। यस सर। फेडरल में इस टाइम नवाज शरीफ यानी कि PMN है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हुए हैं, फाउंडर तो इसका नवाज शरीफ ही है। यस सर। उसने वही करना है जो नवाज शरीफ ने कहना है। और परवेज़ में कौन बैठा हुआ है? सूबे में कौन बैठा हुआ है? परवेज़ लाइक PMLQ का बंदा बैठा हुआ है, PTI नहीं है।
बंदा PMNQ का है, उसको इत्तेहादी उसकी PTI है, उसको सपोर्ट PTI की है। बाकी बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल पार्टी सिंध में इनकी पूरी हुकूमत है, ठीक है। जमीयत उलमा इस्लाम इनके कुछ अपने मिनिस्टर हैं, इनके कुछ अपने MP MLAs हैं, TLP की भी कुछ सीटें हैं इनके पास, और MPM जो है ये सिर्फ कराची में इनके पास सीटें हैं। तो कराची में कराची का मेयर जो बनता है, कराची का कुछ और सीटें ऐसी हैं जो हर दफा की रिक्वायरमेंट होती है। ये आप में से किसी बंदे का है तलक इस समाज से? नहीं सर, तो इसका चेयरमैन अभी भी अल्ताफ हुसैन MQ अल्ताफ हुसैन है, लेकिन अब उसको ऑफ द कार्ड रखते हैं, उसको ऑन द कार्ड लेके नहीं आते। बानी जो फाउंडर वो बंदा होता है जो उस जमात को बनाता है, फाउंडर। और फाउंडर जो है वो इसका अभी भी अल्ताफ हुसैन ही है, हमेशा ही रहेगा। बंदा चेंज होगा कौन कि अब इस पार्टी को चला कौन रहा है, हाँ जी सर, ये वो फाउंडर में नहीं आएगा। मुस्लिम लीग नून है, इसका फाउंडर हमेशा नवाज शरीफ रहेगा, चाहे उसको ताज़ा तहल कर दिया जाए, वो रहे ना रहे, हमेशा उसका फाउंडर वही रहेगा। PTI का फाउंडर हमेशा इमरान खान रहेगा। अगले 2, 4, 10, 20 साल बाद चाहे उसको कोई और बंदा आकर चलाना स्टार्ट कर दे, फाउंडर वही बंदा रहेगा जो उस जमात को बनाता है। तो ये हम कहते हैं मुख्तलिफ पार्टी की बेस पे हमने अपने माशरे की स्ट्रेटिफिकेशन कर दी कि हमने उसकी खर्चाबंदी कर दी है कि किस बंदे का तल्लुक किस पार्टी से है, उसकी पहचान किस पार्टी से है। ये वो बड़े बड़े नाम हैं जो फ़ौरन हमारे सामने आता है, हमें पता चल जाता है कि इसका तल्लुक किस पार्टी से है। जब हम कचहरी में जाते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं सबसे बड़े बड़े नाम, तो कचहरी में एंटर होते हमें पता होना चाहिए कि हमारी बात का सबसे बड़ा बंदा जो है वो सदर होता है। पता है आपको इलेक्शन के हवाले से प्रेसिडेंट कौन है? बस्सा बिलाल बिलाल बस्सा एडवोकेट साहब। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट कौन? सरवर भट्ट। सरवर भट्ट। और इसके बाद कौन सी सीट होती है? सेक्रेटरी। रियासत इस बार शायद लोग ही थे। ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन? सैयद वो जो है अली है शायद, सैयद शिराजी, हैदर शिराजी, अली हैदर शिराजी। शिराजी। और सीट कौन सी होती है? वो जो लेडीज के पास है क्या नाम है उसका? फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? नहीं पता। वो जो है मैडम माजिद। वो दोनों माज भी नहीं थी। नहीं, सेम नाम थे उनके। राहत जबी राहत जी और माज भी। और लाइब्रेरी सेक्रेटरी। अब इसका नाम मुझे नहीं आ रहा है कौन है, कल्ला एडवोकेट है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा भाई का। ये वो सीटें हैं जब भी हम कचहरी में एंटर हों तो हमें पता होना चाहिए। अब लॉ के वाले से स्टूडेंट है, आपसे को पूछ लेते हैं कि आपका सेक्रेटरी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा सेक्रेटरी कैसा लिया है। ये वो फेमस नाम है जो हमें पता होना चाहिए कि इनका तल्लक ये है, ये बाद में ये है। इसके बाद आ जाती है मेंबर, एग्जेक्टिव मेंबर जिसको बोलते हैं, मेंबर पंजाब बार। मेंबर पंजाब बार कितनी सीटें हैं फैसलाबाद की? नहीं, 4 सीटें हैं। मेंबर पंजाब बार की 4 सीटें हैं। कौन कौन है? हाँ जी, आप जाते हैं डेली कचहरी? इम्तियाज साहब नंबर 1, इम्तियाज साहब, इम्तियाज साहब। नंबर 2, फारूक साहब। नंबर 3, चंगेज नंबर 4, एडवोकेट मियां मेहरान था। जी, मेरा नाम
है नाम ये सारी सारा तो ये क्लब चला रहे हैं सारा कुछ इसे मियां मेहरान दादा ठीक है। ये चार हमारे हैं मेंबर पंजाब बार फैसलाबाद की सीट से, फैसलाबाद की सीट से। इसी तरह एक सीट टोबा के पास है, एक सीट चिन्योर के पास है, एक सीट जम के पास है, एक सीट समुंदरी के पास है, एक सीट जड़ावालाबाद के पास है, एक सीट तांजावालाबाद के पास है। लाहौर में सीटें हैं 8 से 10। ये बंदे उस एरिया से भी खड़े हो सकते हैं। फैसलाबाद, ये चारों बंदे फैसलाबाद से तल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। चिंगेज़ काकड़ साहब बेसिकली इनका गोदरे से तल्लुक़ है, लेकिन फैसलाबाद में रहते हैं, तो ये खुद को फैसलाबादी कहते हैं। वैसे इनका बड़ी जो गाँव है वो कोच है, ठीक है। फरूक डोगो साहब फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, इम्तियाज़ मूना साहब ये दूसरी साइड से हैं, लेकिन है फैसलाबाद। मियां मेहरान साहब हदीद से फैसलाबाद बिलोंग करते हैं। सर हमारा लाइसेंस उस पे डिस्ट्रिक्ट पे होगा, इसमें डिस्ट्रिक्ट पे आप जिस बार में जाकर रजिस्टर्ड होंगे ना, उसी बेस पे आपका बनेगा। मतलब अगर टोपा से कोई बंदा इस सीट पे आता है, मेंबर पंजाब बार की सीट पे, आप उसको वोट दे सकते हैं। नहीं, हम जिले में भी यानी कि तहसील में भी कर रहे हैं तो जिले में आएगा। हाँ, पूरे जिले में आ जाएगा। लेकिन आप जिस बार में रजिस्टर्ड हैं, जब लोअर कोर्ट के इलेक्शन होंगे, इलेक्शन मैंने आपको बताया यस सर। लोअर कोर्ट, ये जो सीटें हैं ऐसे अपनी ये वो हाँ, ये लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट, और ये होता है जनरल। इनमें रीजन सिस्टम ही होगा, डिवीजन पूरी फैसलाबाद में आता है टोपा, चिन्योर चिन्योर, जंग, फैसलाबाद, गोजरा, टोपा, समुंदरी, जड़ावाला, तांजावाला, फैसलाबाद में आता है। ये फैसलाबाद सिटी तो है, जुम्मला भी आता फैसलाबाद और जुमला, है। जुमले में है बात, ठीक है, तो है यार नहीं सर जो तो पे दो कि एक ही है जुमले में जिधर मैं ये वो लिखता हूँ जिधर बार है, जुमले में नहीं है। जुमले में नहीं है। वैसे तो फैसलाबाद में आता है, ये मैंने वो लिखे हैं जिधर की सीटें होती हैं, इनमें सीटें होती हैं, और इनमें हर सिटी से एक बंदा, एक दो दो तीन तीन बंदे अपनी मेंबर पंजाब बार की सीट पे खड़े हुए थे। हमने जो वोटिंग की है, लोगों ने जो वोट दिए हैं, इनको वोट दिए हैं, चाहे गोलिया से मिले हैं, टोपा से मिले हैं, चाहे समुंदरी से मिले हैं, चाहे फैसलाबाद चिन्योर, जिधर से भी मिले हैं, ये वोट लेके आगे आए हैं जो लोग। अच्छा, हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। हाँ, DBA। अगर जड़ावाले में करें तो वो वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट है। अगर जड़ावाला पे भी वो बंदा इनमें से जो है, उसको जड़ावाले वाले लोग भी वोट दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं, मतलब जड़ावाले में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जी आप भी वहाँ पे district- जाके रजिस्टर्ड होंगे तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप फैसलाबाद में DBA जिससे आप फैसलाबाद में रजिस्टर्ड हैं, तो आप सिर्फ फैसलाबाद में वोट दे सकते हैं। लोअर इलेक्शन में, लोअर कोर्ट के इलेक्शन जो है, जब मेंबर पंजाब के इलेक्शन होते हैं, तो इसमें पूरा तहसील पूरी डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। अब जो बंदा इम्तियाज़ मूना साहब इधर से फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, ये सीट पे खड़े थे, तो इन तमाम डिस्ट्रिक्ट से इनको वोट पड़े हैं, ठीक है। और ये चारों लोगों को इन तमाम डिस्ट्रिक्ट से वोट पड़े हैं। अब एक है, उनका नाम है नसूआना साहब, नसूआना साहब को कहते हैं, चिन्योर से जो हुए हैं, ठीक है, वो चिन्योर में अपनी एक सीट से जो हुए हैं। और इसी तरह एक बंदा मुश्ताक साहब हैं, मुश्ताक गाखी या पता नहीं क्या लिखते हैं, वो जहाँ की सीट से हुए हैं। मुख्तलिफ एरिया से एक एक बंदा हुआ है। फैसलाबाद से ही 4 बंदे नामजद हुए हैं, बाकी भी लोग थे, मियाँ नवाज साहब थे और अवान साहब थे, एक तो है महमूद अवान, एक वो दूसरे हैं जवेद अवान साहब, जवेद अवान साहब थे। महमूद अवान साहब हमारे साथ का सेक्रेटरी रह चुके हैं, और ये वो सीटें हैं सर जो मुश्ताक साहब का क्या डेजिग्नेशन है? मेंबर पंजाब बार। सर इन 4 लोगों में वो भी आते हैं? हाँ, सर वो कैसे ये तो 4 लोग को भी फैसलाबाद सीट से ये 4 लोग हैं, अच्छा, वो अच्छा। जंग की सीट से, अच्छा अच्छा। और जो दूसरे नसूआना साहब है वो चिन्योर की सीट से हैं। हर सिटी से एक एक बंदे ने होना था, और फैसलाबाद से 4 बंदे ने होना है। फैसलाबाद में हमने उनको भी हम वोट दे सकते थे, हम इनको भी वोट दे सकते हैं, मर्जी होती है। यानी कि एक जो वकील है वो जाता है जब अंदर वोट कास्ट करने, वो इन तमाम लोगों को एक एक वोट कास्ट करेगा,
एक वो प्रेसिडेंट को देगा, किसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, जो बंदा उसको डील करता है वो उसको वोट दे देता है। तो तैयारी में पैनल नहीं होता। जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, उसका एमएनए है तो आप एमपी को वोट दे रहे हैं, एमएनए को वोट दे रहे हैं, तो उनका पीटीआई के बंदा एमपी है, पीटीआई के बंदा एमएनए है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे सदर की और खड़ा है, वो मुखालिफ पार्टी से तल्लुक़ रखता है, वो जट है, तो वहाँ पे सेक्रेटरी की और पार्टी से तल्लुक़ रखता है, वो किसी और पार्टी से हो सकता है। ज़्यादा वोटिंग है, इंडिविजुअल वोटिंग है, वहाँ पे इस बेस पे इलेक्शन होते हैं। आपका ऑलरेडी पहले से एडमिशन हो चुका है या लेट एडमिशन हुआ है? सर पहले से पहले भी आए थे आप, तो आपने अभी ये जो पेपर होंगे रिसेंट इसी में पेपर देने हैं? जी सर। ये पेपर कब हो रही है? कब हो रहे हैं पेपर? सर दिसंबर के एंड में कह रहे हैं, जनवरी दिसंबर का एंड, जनवरी का स्टार्ट, और एक्सपेक्टेड है कि 15 जनवरी तक पेपर जो है लॉन्च हो जाएगा। सर ये नोट्स बड़े पेपर पास हमारे है। मुल्तान में। मुल्तान शुजाबाद होंगे। मुल्तान यूनिवर्सिटी में भी हो सकते हैं, शुजाबाद में भी सेंटर हो सकता है। सर ये नोट्स पढ़ के पास हो जाएंगे। हाँ हो सकता सिर्फ ये उसके है, अलावा सिर्फ ये पढ़ के पास हो सकते हैं अगर ये आप सारा लिख दें। ये हाँ लिखे ना। नहीं। शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब, ये है शॉर्ट नोट्स कि एक जो क्वेश्चन है वो 10 पेज का क्वेश्चन है, तो आपको वो क्वेश्चन 1 पेज का मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि उस पेज को आपने एक्सपेंड भी करना है, 10 पेज का बना लेंगे। उसको आपने 8 सफ़ों तक लेके जाना है। पेपर की रिक्वायरमेंट होती है 8 सफ़े, आपने 8 सफ़ों तक उस क्वेश्चन को लेके जाना है। वहाँ पे शीट होती है हॉरिजॉन्टल, यानी कि लंबाई में इस तरह शीट होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं होती। 8 सफ़े लिखने आसानी से लिखे जाते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट से लिखें, इंट्रोडक्शन दें, उसका मीनिंग दें, डेफिनेशन बताएं। सर आप कौन सा मैं बात करें कंप्लीट। मैंने कहा ये कौन सी किताब है लेक्चर? लो दस हम पढ़ते हैं सोशल एजुकेशन, हमने पढ़ा है सोशियोलॉजी का टॉपिक। सोशियोलॉजी के हवाले से आपने कोई और बुक निकाल के दे दी है? नहीं सर, इसने मुझे ये बताया मैंने। अच्छा, सर इसमें पूरे नोट्स में ये वाला सुना है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इसमें शामिल है, इसमें नहीं होगा। बुक में ये क्वेश्चन मौजूद है, पेपर में ये आ चुका है, पेपर में आ चुका है। नहीं सर, अब ये सवाल नोट्स ये आपको बुक से मिलेगा। बुक आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होती है। आपके पास एम सीरीज है, आपके पास हनी है, आपके पास है केला और काले नोट्स। इसमें जो अगर कोई क्वेश्चन मिस है तो आप किसी दोस्त से बुक लेके उसको उसमें कॉपी करवा के ईमेल कर सकते हैं। बाकी हनी वालों की किताब ले लें, वो इजी भी है, उस पर वर्डिंग भी थोड़ी सी इजी है, हेडिंग भी ज़्यादा है उसमें। केला जो है उसमें हेडिंग कम है, उसमें लेंथी लिखा हुआ है, पैराग्राफ की शक्ल में है। एन सीरीज है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी के वाले से सिलेबस दिया हुआ है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। बेहतर मेरा मशवरा यही है कि आप हनी की इधर से तैयारी करें। सर बुक्स लेना ज़रूरी है नोट्स के साथ? बुक्स इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारा सिलेबस है एनुअल सिस्टम। जी सर। एनुअल सिस्टम में पूरी किताब पढ़नी पड़ती है। हाँ जी। जो नोट्स हैं इसमें 8, 10, 12 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक। आपका बुक होगी तो मुकम्मल आप ये क्वेश्चन उसमें नहीं है, कुछ और क्वेश्चन भी उसमें शामिल नहीं है, लेकिन हमने वो पढ़े हैं, जी। इसलिए किताब ज़रूरी होती है। सर बुक्स हमें कौन-कौन से भी लेनी है, काइंडली बता दें। बुक्स के नाम, टॉपिक के नाम सर ये जो आपने उर्दू में भी लिख सकते हैं सर, ऐसे करके लिख जाती है इंग्लिश, क्योंकि इधर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इस्लामियत उर्दू में लिख सकते हैं, अरबिक उर्दू में लिख सकते हैं, बाकी ऑप्शन नहीं। पार्ट 2 में सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हैं, आगे फिर उनको सारा इंग्लिश। आपको अपने सिलेबस की बुक्स के पैटर्न का पता, कौन सी बुक्स है नहीं पता? सर मैं पहले भी क्लास में पॉलिटिकल साइंस है सर फर्स्ट ईयर में। सोशियोलॉजी,
सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, इंग्लिश IAS Political science 100 marks, sociology 100, philosophy 100, English 100, partially IAS है Islamic study 60 और Arabic 40. ये टोटल बनते हैं हमारे 500 मार्क्स. इसमें जो हमें पासिंग मार्क्स चाहिए एग्रीगेट चाहिए 45% बनते हैं 24 मार्क्स और फर्स्ट सब्जेक्ट हमें 40 मार्क्स चाहिए पास. 60 में से हमें चाहिए 24 नंबर और 40 में से चाहिए 100. बाकी 5 में से